So this is Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and we're going to start up with the writing session. So I'm just going to tell you the basics which old students are familiar with. So in case if you feel like it's taking your time, still it would be productive. But if you really know that your writing is very good and you don't want to kind of attend this session, that's fine. You can come after half an hour because it will take half an hour, and then we will discuss something about the reading as well. But if you already know, and if you listen to this lecture, it will make you further strong because there can be some minute points which might be missing. So in that case, you would be able to learn more. So I'm leaving it upon your choice and discretion. So we are starting up with the writing of poetry. So that is what people majorly have phobia of. And the second part is reading. These are the two major modules in which the students who are taking the exam struggle. So I want to make both of these points today, and I would try to make it as simple as for you that, and this would, and also will explain you the reason why we being Dr. BKM institutes produce the maximum result. This would be the simple reason. The first thing that I would always like to tell you, whether the student is old or new, no matter how has it been, what have you heard in the market that it is easy or difficult, my simple fundamental is, if at all I'm taking an exam, then I have only one option: to consider it easy. आपको उसे आसान समझना ही होगा, तभी आप तैयारी कर पाओगे. समझो कि अगर आपने सोचा हुआ है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर यूके का नर्स बनना है, तो आपको ये समझना होगा कि ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको एग्जाम को इजी समझना है. तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग अप विद द सेशन, and I will try to teach everyone that what exactly it is and how we can make it easy and comfortable for everyone. ठीक है? So I hope अब किसी को माइक की आवाज ना आ रही हो, क्योंकि मैं माइक की आवाज आ रही थी. So I'm just going to start up the session that distracted me a little. Okay. So writing. मैम राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात वही थी कि बस एक ही समझना है. सबसे इंपॉर्टेंट, टू whom we are writing the letter. सब पूरा का पूरा डाटा, लेटर किसको लिख रहे हैं, इसके ऊपर पूरा डाटा सिलेक्शन डिपेंड करता है. दैट इज वाई ओईटी इज सो सिंपल. जिसको ये समझो कि हम साइकोलॉजिस्ट को लेटर लिख रहे हैं और डाटा हमें दे रखा है. साइकोलॉजिस्ट के केस में डाटा हमें बहुत कुछ दे रखा है. मान लो कि पेशेंट के पास पैसा नहीं है, ही इज हैविंग स्कार्सिटी ऑफ मनी. लेकिन अगर उसके पास पैसों की कमी है तो मैं साइकोलॉजिस्ट को नहीं बताऊंगा. लेकिन अगर मुझे कहा है पैसों की कमी के कारण उसको स्ट्रेस होता है, जो कि ऑब्वियस है, तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साइकोलॉजिस्ट के लिए. तो दैट इज व्हाट ओईटी इज ऑल अबाउट. समझो कि अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट को लेटर लिख रहे हैं और हम फिजियोथेरेपिस्ट को कहें कि पेशेंट के पास पैसा नहीं है, इस कारण से वो स्ट्रेस्ड है, तो भी फिजियो कहेगा मेरा मेजर काम तो पेशेंट को वॉक करवाना है, तो मेरे लिए ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट इज वाई ओईटी का लेटर बहुत बड़ा आ सकता है, लेकिन आपको ये समझना है कि डाटा को कैसे बचाना है. अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट को लिख रहे हो तो कभी भी मनी मैटर्स की बात नहीं करोगे. तो आपको सबसे ज्यादा डाटा इस पे डिपेंड करता है कि आप लेटर किसको लिख रहे हो. अगर आपको ये बात समझ आ गई तो समझो 90% आपका ओईटी समझ आ गया आपको. क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रगल इसी चीज में करना पड़ता है जब खासकर वर्ड आता है, जब खासकर वर्ड आता है दिस सोशल वर्कर. सोशल वर्कर क्योंकि हमने देखे नहीं है. सोशल वर्कर वो होते हैं जो नॉन मेडिकल फील्ड से होते हैं. नॉन मेडिकल का मतलब कॉमर्स से भी हो सकते हैं और आर्ट से भी हो सकते हैं, पर वो मेडिकल फील्ड से नहीं होते. कहने का मतलब, सोशल वर्कर्स के केस में हमें कभी भी मेडिकेशन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रीटमेंट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा. ऐसे ही लेटर जब हम रिलेटिव को लिख रहे हैं तो भी हमें किसी भी ट्रीटमेंट या उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है. इज इट ओके? इज इट अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन? यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, sir. जब हमें ये समझ आता है टू whom वी आर राइटिंग द लेटर, अब आता है ओईटी में लिखना क्या है. व्हाट डू वी नीड टू राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. वैसे ओईटी के आप 5 पैराग्राफ्स भी बना सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने एक बार पहले भी की थी. 5 पैराग्राफ्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं है. आई वुड बी गोइंग थ्रू इट इन अ वेरी क्विक वे बिकॉज आई डोंट नो वेदर आई वुड बी एबल टू फाइंड इट और नॉट. या, सो दिस इज द इमेज. मैं आपको वैसे मतलब इट्स नॉट टू शो यू ऑफ, बट दिस इज डॉक्टर नेहा, जहाँ से हमारा ओईटी शुरू हुआ, एंड दैट इज व्हाट हर ग्रेड्स आर. ए ग्रेड इन रीडिंग, ए ग्रेड इन राइटिंग. So कई बार लगता है कि that how did she score? She used to write 5 to 6 paragraphs. 5 to 6 paragraphs she used to write. But we encourage कि आप 5-6 paragraphs मत लिखो.
आप सिर्फ पैराग्राफ लिखो 4। लेकिन अगर बाय चांस आप 5 पैराग्राफ्स लिख देते हो तो आपने कुछ बड़ी गलती नहीं की है। मतलब अगेन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को आपको ओईटी की बतानी है कि इट इज नॉट अबाउट कि आपने 4 पैराग्राफ बनाए या 5, वो सुंदर लगने चाहिए। अगर आपने 5 बनाए तो मतलब 200 वर्ड्स के हिसाब से मेरे हर पैराग्राफ में लगभग 40 वर्ड्स होने चाहिए थे। अगर किसी में 35 वर्ड्स रह गए तो आई विल ट्राई टू मेक इट 45 वर्ड्स इन द नेक्स्ट वन। लेकिन अगर मैं 4 पैराग्राफ्स बनाता हूँ तो मुझे 50 वर्ड्स का ईच पैराग्राफ बनाना है ताकि मेरे 200 वर्ड्स हो। 200 वर्ड्स के आसपास रहने चाहिए। वैसे तो 180 टू 200 कहते हैं, बट इट शुड बी अराउंड 200। एटलीस्ट 195 वर्ड्स शुड बी देयर ताकि उसको बहुत छोटा ना लगे 180 वर्ड्स। तो इसलिए 195 वर्ड्स तक लिखने चाहिए। अगर 200 हो गया, 205 भी हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड काउंट कहाँ से शुरू होता है? ऊपर वाला जो आपने लिखा है, जो आपने रिगार्डिंग लिखा है वहां से नहीं। दिस लेटर इज बीइंग रिटन से लेके लास्ट तक। और लास्ट में जब आप लिखते हो एक लाइन छोड़ के, शुड यू रिक्वायर फर्दर इन्फॉर्मेशन, उसको भी उसमें काउंट नहीं करते। तो उसके अलावा जो बचता है वो 200 वर्ड्स है। इज इट अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन? किसी को इसमें कोई भी दिक्कत? Yes, sir. क्या दिक्कत है पूछिए मैम। No, यस sir. मैम खेल रहे हैं, कोई बात नहीं। ओके, सो इस बात को समझते हुए अब तो सबसे पहली बार हमने बात की थी कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं। अब चलते हैं आगे कि लेटर में लिखना क्या है, कि ओईटी है क्या। ओईटी का सबसे इंपॉर्टेंट बात है फर्स्ट पैराग्राफ में हमें पर्पस लिखना है। अब पर्पस लिखने के बहुत तरीके हैं। पर्पस में हमें तो सिर्फ इतना से लिखना होता है कि पर्पस क्या है। पर्पस का मतलब कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, क्या प्रॉब्लम है। मान लो मैं पेशेंट को लिखता आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रेफर दिस पेशेंट, समझो बड़े डॉक्टर को लिख रहा हूँ, टू रेफर दिस पेशेंट हु इज सस्पेक्टेड विद या हु हैज बीन सस्पेक्टेड विद दिस एंड दिस प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग, रेफर की जगह लिख देता हूँ रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु इज रिगार्डिंग मिस्टर हु हैज बीन सस्पेक्टेड विद। हैज बीन का मतलब है कि मैं प्रेजेंट वाली प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस लिखता हूँ आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस पर्सन हु हैज बीन सस्पेक्टेड विद, जो आज की प्रॉब्लम है, टुडेज प्रॉब्लम। तो मेरा पर्पस आ गया और मैं लिख दूंगा सो ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज। समझो कि मैं बड़े डॉक्टर को लिख रहा हूँ तो उसको रेफर कर रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा कि मैंने पेशेंट को इसलिए आपके एक्सपर्टीज में भेज रहा हूँ क्योंकि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। तो मतलब समझो कितनी आसानी से मैंने आज की प्रॉब्लम को बता के अपना फर्स्ट पैराग्राफ पूरा कर दिया। अब मान लो विजिट्स वाला लेटर नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन वाला लेटर है। अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हॉस्पिटल से रिलीज 90% वो हॉस्पिटल से रिलीज तभी होगा जब वो बेटर हो चुका होगा। अगर वो बेटर हो चुका होगा तो हमारे से बड़े डॉक्टर के पास थोड़ी जाएगा, वो फॉलो अप केयर के लिए जाएगा। तो फॉलो अप केयर कौन कर सकते हैं? सोशल वर्कर, कम्युनिटी कम्युनिटी वर्कर्स, कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर्स, कम्युनिटी नर्सेज, डिस्ट्रिक्ट नर्सेज, या जीपी भी कर सकता है अगर वो खासकर उसी पेशेंट का जीपी हो तो जीपी भी केयर दे सकता है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि फॉलो, यानी दो तरीके के मेजर लेटर हैं। एक तो विजिट वाला लेटर है जिसमें मैं पहला पर्पस बताता हूँ कि सर मैं आपके पास इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि आज हमें लग रहा है कि उसको ये सस्पेक्टेड ये प्रॉब्लम है। अगर सस्पेक्टेड की जगह डायग्नोसिस वर्ड दिया तो मैं लिख दूंगा डायग्नोज। अगर डायग्नोज की जगह असेस्ड वर्ड दिया है तो मैं लिख दूंगा असेस्ड। सिंपल। तो मैं आज की प्रॉब्लम बताऊंगा और कहूंगा इसलिए भेज रहा हूँ। लेकिन अगर हॉस्पिटल वाला आता है, हॉस्पिटलाइजेशन वाला, तो अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक होगा। तो मैं क्या लिखूंगा फर्स्ट पैराग्राफ में? तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ में बड़ा सिंपल सी बात है, सर आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस पेशेंट हु वाज डायग्नोज्ड विद दिस प्रॉब्लम। वो हॉस्पिटल में आया था और हॉस्पिटल में आने के बाद डायग्नोज्ड विद जो भी उसकी प्रॉब्लम थी। उसके बाद हॉस्पिटल में हमने क्या किया होगा? ट्रीटमेंट दी होगी। तो मैं कहूंगा आफ्टर ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा? मोस्ट ऑफ द 90% कंडीशन बेटर होगी, हिज कंडीशन इज बेटर। तो मैं कहूंगा जी उसकी कंडीशन बेटर हो गई है। तो ये लेटर जब कंडीशन बेटर हो गई है तो लेटर, अब ये समझना है कि उसके बाद वो उससे बड़े डॉक्टर के पास थोड़ी जाएगा। उसके बाद तो कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर या नर्सिस के पास जाएगा टेक केयर के लिए। या फिर मैं उसको बताऊंगा अब उसको क्या चाहिए। नाउ ही नीड्स, उसको ये चाहिए XYZ जो भी वहां पे डिस्चार्ज प्लान में दिया होगा। सो ही इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू यूर कम्युनिटी सेंटर।
बस ये 2 तरीके के लेटर हैं। अभी तक हमने फर्स्ट पैराग्राफ किया कि फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस लिखना है। किसी को कोई भी डाउट प्लीज़ पूछना है तो पूछ लो, 90% ऐसा होगा। और अगर जो मैंने फैमिली जीपी की बात की है, तो फैमिली जीपी का मतलब वो उसी का पेशेंट, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग यूअर पेशेंट। तो मैं कहूँगा आपके पेशेंट के बारे में लिख रहा हूँ जिसका नाम है मिस्टर एक्स, जो आपने ही रेफर किया था, हु वाज़ रेफर्ड बाय यू टू आवर हॉस्पिटल। हमारे हॉस्पिटल में आपने भेजा था किस काम के लिए, फॉर दिस एंड दिस थिंग, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी। नाउ हमारे बड़े डॉक्टर ने इसको ट्रीटमेंट दे दिया। नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट हिज कंडीशन इज बेटर, सेम ऊपर वाली लाइन कि वो अब मान लो हमारे हॉस्पिटल में आया, आपने रेफर किया था, अब ठीक हो गया। नाउ हिज कंडीशन इज बेटर सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज, तो हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। सेम ऊपर भी लिख सकते हो कि ही इज बीइंग डिस्चार्ज, कि हम उसे छोड़ रहे हैं। उसके बाद जब वो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, बस उसको बता देंगे बट एट होम आपको ये यू आर एडवाइज टू फॉलो फ्यू इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि जीपी है और फॉलो अप केयर है। यू आर एडवाइज टू फॉलो फ्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर हिज स्पीडी रिकवरी, बस फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। तो कहने का मतलब है 3 तरीके के मेजर लेटर होते हैं अगर ओईटी में आते हैं, मतलब 100 में से 99.9%, यानी कि वैसे तो 100% ही मानो एज पर माई 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन अगर मैं इसे एक कम भी मानूँ तो इस 3 तरीके के लेटर होते हैं। मैं दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ क्योंकि आई नो लिखते टाइम आपका भी ध्यान हटता है, मेरा भी ध्यान हटता है। मैं अब आपको अच्छे से याद करवा देता हूँ। ओईटी का लेटर में सबसे पहला पैराग्राफ पर्पस का पड़ता है। पर्पस को कभी भी ओवर कॉम्प्लेक्स मत करो। कई बार बहुत सारा मेडिकल डाटा दिया होगा कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम थी, पेशेंट को वो प्रॉब्लम थी, पेशेंट को ऐसे हुआ था, पेशेंट को वैसे हुआ था। तो आपको प्लीज़ समझना है, पेशेंट को जो मर्ज़ी हुआ था, आप लेटर किसको लिख रहे हो? कई बार पेशेंट की मेडिकल प्रॉब्लम्स को बता के हम लेटर लिख रहे होते हैं एज्ड केयर टीम को ये बताने के लिए कि पेशेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो उस पे स्ट्रेस डाल रही है। तो इस लेटर का मेडिकल लेटर से कोई लेना-देना नहीं है। तो ये बताना है आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग योर पेशेंट हू इज़ अंडर स्ट्रेस बिकॉज़ ऑफ हिज फाइनेंशियल कंडीशंस, सो इट इज़ रिक्वेस्टेड टू यू टू टेक द पेशेंट टू द फाइनेंशियल काउंसलर। मतलब आपको ये सारा डाटा दिया होगा, पर उसमें मेडिकल डाटा नहीं लिखना। यानी कि डाटा आपको वैसे ही सिलेक्ट करना है, जैसा आपका लेटर है। कहने का मतलब क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। कहने का मतलब ये है कि राइटिंग को एक रीडिंग का बड़ा क्वेश्चन समझना है और रीडिंग का बड़ा क्वेश्चन समझ के उसका एक समरी निकालना है कि वो समरी क्या है, वो समरी पर्पस होती है। अगर पेशेंट विजिट लेटर में बार-बार आ रहा है, तो वो पहले चाहे जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम में हो, आज उसकी प्रॉब्लम ना बहुत बढ़ गई होगी, तो मैं आज उसको रेफर करूँगा, तभी तो हम रेफर करेंगे। समझो मैं एक जीपी हूँ, मेरे पास पेशेंट एक बार आया, मैंने उसको एक दवाई दी, ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरी दवाई दी, तब भी ठीक नहीं हुआ। देन आई गेव हिम द थर्ड मेडिकेशन, वो ठीक नहीं हो रहा तीसरी बार आने के बाद भी। तो आज उसकी कंडीशन मान लो ज़्यादा ही वर्स हो गई है, तो मैंने उसे स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट की कंडीशन ठीक हो जाए, लेकिन उसकी वॉकिंग इम्प्रूव ना हो, तो उस केस में वो लेटर फिजियोथेरेपिस्ट को लिखना होता है कि बाकी चीज़ें हमने ठीक कर दी है, ये फ्रैक्चर के बाद आया था, प्लास्टर से हमने इसको मूवमेंट करवाना शुरू कर दिया है, इसने थोड़ा-थोड़ा चलना शुरू कर दिया है, लेकिन अब इसको आपकी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, ताकि ये मूवमेंट कर सके। सो आपको ये बात समझना है कि लेटर का सार निकालना है, तो उस केस में फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखेगा, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस पेशेंट who was admitted to our hospital after fracture. So plaster cast was applied. His condition has improved. So he is being discharged. इस कारण से discharge कर रहे हैं. But to bring further improvement. अब natural लिखने का देखो कितना फायदा है. But to bring further improvement in his mobility, he is being referred under your expertise. तो फिजियोथेरेपिस्ट को हम कह रहे हैं कि आप इसके अंदर further mobility लेके आओ, इसलिए हम आपके पास भेज रहे हैं। तो ये हमारे पर्पस होते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ में हमेशा पर्पस बताना है। आई होप ये सबको क्लियर हो, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। तो पर्पस के एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं, मैक्सिमम 3 तरीके के लेटर आने के चांसेस हैं, जो हमने बात की है। तो फर्स्ट में हमने पर्पस किया था कि टुडे की आज की प्रॉब्लम बताओ और कह दो कि हम आपकी एक्सपर्टीज में भेज रहे हैं। सेकंड में सोशल वर्कर वगैरह कम्युनिटी वर्कर्स के केस में जब हम लेटर लिखते हैं, तो पेशेंट ठीक चुका होगा, तो हम ठीक हो चुका होगा, तो हम बताएँगे इस प्रॉब्लम के साथ आया था, हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद बेटर हो गया है, डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो इसलिए आपके कम्युनिटी सेंटर भेज रहे हैं। एक लेटर सबसे अलग होता है, उसमें ये लिखते हैं कि आपके पेशेंट को हम आपके पास वापस भेज रहे हैं क्योंकि अब वो ठीक हो गया है। तो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग योर पेशेंट मिस्टर एक्स हू वाज़ रेफर्ड बाय यू
टू अवर हॉस्पिटल इस पर्पस के लिए। नाउ आफ्टर गेटिंग ट्रीटमेंट हिज कंडीशन इज बेटर, सेम जैसे पहले था, सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज, इसलिए हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। वापिस आने के बाद आपको एडवाइस किया जाता है कि आप उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो जो हम आपको दे रहे हैं उसकी स्पीडी रिकवरी के लिए। ये जीपी को भी लेटर लिखना हो सकता है। कभी कभी पेशेंट एक मान लो एज्ड केयर जगह से आया, वापिस एज्ड केयर में जा रहा है, तो एज्ड केयर वालों को बताऊं कि आपने जो पेशेंट भेजा था, आपका क्लाइंट हमारे पास आया था, तो यहाँ पे पेशेंट वर्ड की जगह आ जाएगा क्लाइंट। आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग योर क्लाइंट मिस्टर एक्स, जो who came to us या who was presented to us with this and this problem. After treatment his condition is better, so he is being discharged back to your aged care home. इसके पॉइंट्स मिलेंगे कि आपके ही एज्ड केयर होम में वापस भेज रहे हैं, बट एट एट होम या फिर एट योर प्लेस इट इज रिक्वेस्टेड या इट इज एडवाइज्ड टू यू टू फॉलो फ्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। तो आपको स्पीडी रिकवरी के लिए इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम इन 3 तरीके के लेटर्स आने का चांस है। इज इट अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं अच्छे से, कोई भी डाउट। सर हम्म हेलो सर, हम्म जैसे कि हमें समटाइम दिया होता है कि एक डायग्नोज मेन दिया होता है, उसके साथ उसके आगे सिम्टम्स भी दिए होते हैं कि ही इज सफरिंग विद फीवर, दिस हम्म सपोज कि उसका डायग्नोज रियोमेटिक फीवर है, उसके आगे उसको दिया है कि कॉमा डाल के फीवर भी है, पेन भी है, टायर्डनेस भी है। तो सर हमें उन केस में सिर्फ डायग्नोज को ही एट ए मोमेंट पिक करना है ना फर्स्ट पैराग्राफ रुपिंदर मैम, अगेन आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू कि ओईटी राइटिंग को ये में? समझो कि आप फॉर्मल स्पीकिंग कर रहे हो। अब मैं आपसे पूछूं फॉर्मल यस स्पीकिंग का सर। क्या मतलब है? कहने का मतलब कि अगर मैं कहूं, आपने मुझको, मैं आपको कहूं कि रुपिंदर मैम, आई एम अ साइकेट्रिस्ट, मेरे को टू द पॉइंट बताओ पेशेंट को क्या दिक्कत है, तो आप डायग्नोसिस बताओगे, आप सिम्टम्स को एक्सप्लेन थोड़ी करोगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा साइकेट्रिस्ट है, उसको सिम्टम्स और साइंस पता होंगे, तो आप उनको सिम्टम्स और साइंस क्यों बताओगे? आप सिर्फ ये कहोगे आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस पेशेंट सर हु हैज बीन सस्पेक्टेड विद दिस, so he is being referred under your expertise to confirm या to find out the definitive diagnosis and to provide him further treatment। तो हम आपकी एक्सपर्टीज में भेज रहे हैं ताकि इसका डायग्नोसिस भी सही बने, क्योंकि हमें तो सस्पेक्टेड लग रहा है। और साइंस और सिम्टम्स मैं उसको लास्ट में बताऊंगा, फिर विजिट्स में चलता है ये लेटर। पहली विजिट में सर ये हुआ था, मेरे पास आया था, मैंने मेडिकेशन दी, ठीक नहीं हुआ। सेकंड विजिट में ये हुआ था, मैंने मेडिकेशन दी थी सर, ठीक नहीं हुआ। इसलिए आज जब इस कंडीशन में आया, यहाँ पे साइन सिम्टम्स पहली बार लिखूंगा, टुडे के साइन सिम्टम्स लास्ट पैराग्राफ में सर, लेकिन आज इसके साइंस और सिम्टम्स बहुत ही खराब हो चुके हैं, और आज की डायग्नोसिस के हिसाब से मुझे ये लग रहा है, इसलिए आपके पास भेज रहा हूँ। तो जो टुडे के साइंस और सिम्टम्स होते हैं वो लास्ट वाले टुडे में बताने होते हैं, उसको फर्स्ट पैराग्राफ में यूटिलाइज नहीं करना, क्योंकि वो लेटर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो जब आप टुडे के साइंस और सिम्टम्स लास्ट में बताओगे, तो बताओगे सो ही इज सस्पेक्टेड विद दिस थिंग, यानी यही सस्पेक्टेड वाला वर्ड फर्स्ट पैराग्राफ में भी आया था, यही सस्पेक्टेड वाला वर्ड लास्ट पैराग्राफ में भी रिपीट होगा, यानी जो आज की डायग्नोसिस या आज की सस्पेक्टेड डिजीज है वो रिपीट होगी, उसके अलावा कुछ भी रिपीट नहीं होगा। इज इट ओके रुपिंदर मैम? प्लीज अगर मैंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया तो आप अच्छे से पूछ यस सकते सर। हो। नहीं सर, हो गया मतलब कंफर्म। कोई भी कितनी बार, थैंक यू जैसे सर। टुडे अंजलि मैम का फर्स्ट डे है, अंजलि मैम को बहुत कम समझ आया होगा, लेकिन धीरे धीरे मैम जब हम खुद अटेम्प्ट करते हैं, देन वी अंडरस्टैंड थिंग्स। मतलब जब तक हम खुद नहीं करते ना, मतलब तब तक एक कहानी होती है, और कहानी अगेन इट्स अ स्टोरी ना, स्टोरी हम 3 घंटे की पिक्चर देख के आते हैं, आफ्टर दैट आई फॉरगॉट वी फॉरगेट द मूवी। मैक्सिमम 1 घंटा दिमाग में रहती है उस रात तक, अगले दिन हम भूल जाते हैं। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट, जब हम खुद लिखना शुरू करेंगे, बस ध्यान इतना रखना है कि फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑलवेज अबाउट पर्पस। पर्पस क्या होता है? जैसे रुपिंदर मैम का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा और टू द पॉइंट था कि पर्पस वही लिखना है जिसको हम अगर देखो, मैं सपोर्ट वर्कर को लेटर लिख रहा हूँ, तो मैं उसको बताने लग जाऊं यार इस पेशेंट की ना ये डायग्नोसिस थी, फिर हमने इसको इतनी ट्रीटमेंट दी, इतना बुरा हुआ उसके साथ, तो सपोर्ट वर्कर कहेगा देखो सर मैं तो मेडिकल बैकग्राउंड का भी नहीं हूँ, आप मेरे को इतनी सारी कहानी क्यों बता रहे हो, मेरे को तो आपकी मेडिकेशन के नाम भी नहीं समझ आ रहे, आपने इसको क्रेनियल सैक्रल थेरेपी, मेरे को तो ये भी नहीं समझ आ रहा आप क्या वर्ड कह रहे हो, तो आप प्लीज मेरे को सिंपल सिंपल बताओ मुझे क्या करना है। तो आप ये कहोगे आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस पेशेंट जिसको ये प्रॉब्लम थी,
अब वो ठीक हो गया है, इसलिए आपके पास लेकिन अब आपसे हमें ये चाहिए कि इसको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लेके जाओ, इसलिए आपके पास भेज रहे हैं। कहने का मतलब कि सपोर्ट वर्कर या सोशल वर्कर को तो कुछ भी नहीं बताना, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। कोई मेडिकेशन नहीं, उसको तो बस ये बताना है कि द आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस पेशेंट हू वाज़ एडमिटेड ऑन दिस डेट, चाहे आप डायग्नोसिस भी मत लिखो। हू वाज़ एडमिटेड ऑन दिस डेट, लेकिन एक लाइन में कुछ नहीं होता, विद दिस एंड दिस प्रॉब्लम, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज़ गिवन, ट्रीटमेंट का नाम मत लिखो। रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज़ गिवन, हिज कंडीशन इज बेटर, सो ही इज गोइंग होम, बट एंड यू आर एडवाइज्ड टू गो एट हिज होम एंड टू प्रोवाइड हिम द रिक्वायर्ड सर्विसेज, जो-जो सर्विसेज चाहिए। तो कहने का मतलब हर लेटर के हिसाब से हर चीज़ वेरी करेगी, बट जितना छोटा हो सके उतना छोटा पर्पस बनाना है, ताकि हमारी ग्रामर गलत ना हो। और सबसे खास बात, अपने वर्ड्स में लिखना है। प्लीज़ वहाँ से वर्ड्स मत उठाओ, वहाँ से सिर्फ डिजीज़ेज़ उठानी है। जितना अपने वर्ड्स में लिखोगे, उतना आपके लिए फर्स्ट पैराग्राफ बनाना आसान होगा, और जितना वो ठीक होगा, अगर फर्स्ट पैराग्राफ ठीक है ना, तो 70 टू 80% चांसेज़ हैं आपका लेटर निकल गया, पक्का। और अगर यूके के लिए सी पॉजिटिव चाहिए, उस केस में तो 80% से ज़्यादा चांसेस है कि निकल गया। फर्स्ट पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अलावा अगर आप ग्रामर ठीक लिखते हो तो पेपर निकल जाएगा। सो अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली कि फर्स्ट पैराग्राफ में रिस्क नहीं लेना ग्रामर का, या किसी और की भाषा में लिख के उसको डिफिकल्ट करने का। गलती से भी किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लेना। इज़ इट ओके? किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट प्लीज़ पूछ लो। आई थिंक इट्स ऑल गुड, इट्स ओके फॉर एवरीवन एंड एवरीबॉडी हैज़ अंडरस्टूड। सो अब हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। अब देखो पता है क्या होता है, अब यहाँ से ना बस जैसे हम सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं ना, बस यहाँ से हम सबको लगने लग जाता है भैया अब आ गया क्रैमिंग करने का टाइम। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। क्रैमिंग करनी ही नहीं। और सबसे अच्छी ओईटी की बात है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छा टेस्ट है, क्रैमिंग ही तो नहीं करनी। आप प्लीज़ समझो सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखोगे? सेकंड पैराग्राफ में जब मैंने पेशेंट का पर्पस लिख दिया, अब मैं उसके बारे में बताना शुरू कर दूँगा। कह दूँगा मिस्टर एक्स इज़ अ स्मोकर, जो-जो मेरे को ठीक लगेगा मिस्टर एक्स के बारे में। मतलब ही इज़ दिस, ही इज़ दैट, मतलब जो भी उसके बारे में मुझे लगता है। और लेकिन अगर मैं बताता हूँ, ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, मान लो मैंने कहा ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, और लेटर में लिख रहा हूँ उसी के लेटर में किसको लिख रहा हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन मेरे को किसको बताना चाहिए, ऑर्थोपेडिशियन को भी बताना चाहिए सर स्पोर्ट्स पर्सन है, फिजियोथेरेपिस्ट को भी बताना चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन है, ताकि उसको फिजियोथेरेपिस्ट एनकरेज कर सके। साइकियाट्रिस्ट को भी बता सकता हूँ सर ये स्पोर्ट्स पर्सन है, क्योंकि भई वो उसको स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज करेगा। साइकोलॉजिस्ट को भी बता सकता हूँ, उसी स्पोर्ट के लिए एनकरेज करेगा। लेकिन ये भी बात है कि मेरे को ये तब बताना है अगर डिस्चार्ज प्लान में दे रखा है। डिस्चार्ज प्लान क्या होता है? डिस्चार्ज प्लान लास्ट में होता है हमेशा लेटर के। डिस्चार्ज प्लान मतलब लास्ट पैराग्राफ भी होता है, और अगर आपके लेटर क्वेश्चन पेपर की बात करूँ, तो डिस्चार्ज प्लान लास्ट में होता है, यानी कि डिस्चार्ज के बाद का प्लान। अगर डिस्चार्ज प्लान ना होता, तो हम लेटर किसको लिखते और क्यों लिखते? मतलब हम लेटर लिखते ही इसलिए हैं, ताकि डिस्चार्ज प्लान होता है कि पेशेंट को हमने ठीक कर दिया, तो इसके बाद का प्लान आपको फॉलो करना है, जिसको लेटर लिख रहे हैं। तो डिस्चार्ज प्लान के हिसाब से लेटर लिखना है। लेकिन अगर डिस्चार्ज प्लान में ये नहीं कहा कि उसको स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज करना है, तो ये डाटा मेरा यहाँ से भी गायब, और ये डाटा मेरा यहाँ से भी गायब। तो मुझे इस डाटा की ज़रूरत नहीं है। अगर डिस्चार्ज प्लान में ये नहीं कहा कि पेशेंट को स्मोकिंग क्विट करवानी है, तो मतलब मुझे यहाँ पे सोशल हिस्ट्री में भी नहीं चाहिए पेशेंट इज़ अ स्मोकर, क्योंकि मैं वही बात करूँगा जिसको मैं कंप्लीट करता हूँ। जिसको मैं कंप्लीट नहीं करता, उस बात को मैं नहीं करता। ये बात सबको समझ आई? तो सेकंड पैराग्राफ की बात मैं क्या कर रहा था, सेकंड पैराग्राफ में सोशल हिस्ट्री एंड मेडिकल हिस्ट्री इफ रिक्वायर्ड। अगर विजिट वाला लेटर है, तो ये फर्स्ट विजिट वाला इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। फर्स्ट विजिट वाली इन्फॉर्मेशन कैसे? कि सर पहली विजिट में उसको ये प्रॉब्लम थी, तब हमने ये मेडिकेशन दी। फिर सेकंड विजिट यानी थर्ड पैराग्राफ, फिर लास्ट विजिट यानी कि टुडे विजिट। बस सिंपल, लेटर खत्म। तो टुडे विजिट को हमेशा प्रेजेंट में लिखते हैं, और ये तो हम समझ ही सकते हैं जो पास्ट वाली विजिट होती है। अगर मैं किसी को कहानी सुनाऊंगा, सर जब वो पहली बार आया था तब हमने ये दिया था, यानी कि पास्ट। जब हमने कहा इससे पिछली बार भी सर जब वो आया था, यानी कि पास्ट। टुडे, सर आज वो आया है ये प्रॉब्लम लेके, यानी कि प्रेजेंट। बस इसको प्रेजेंट में लिखना है। तो ओईटी का बेसिक फंडा क्या है, अब मैं आपको सारा प्रिसाइज कर देता हूँ, क्योंकि जब हम पहली बार सुनते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। लेकिन ओईटी का सारा फंडा क्या है, वो मैं आपको फाइनलाइज कर देता हूँ। यानी कि दो तीन तरीके के मेजर लेटर हैं, वैसे दो तरीके के,
यानी कि एक तो होता है डिस्चार्ज और दूसरा होता है विजिट। विजिट लेटर का डिस्चार्ज का मतलब कि वहां पे प्लान दिया होगा कि डिस्चार्ज के बाद का प्लान, वही प्लान तो हमारा पर्पस है। और विजिट लेटर में सबसे मेन बात विजिट्स दी होंगी पास्ट की, और टुडे विजिट में आज की डेट में भी उसको प्रॉब्लम होएगी, और जो प्रॉब्लम होएगी उसी के लिए तो हम पेशेंट को रेफर कर रहे हैं। तो वही तो हमारा पर्पस है, यानी टुडे की प्रॉब्लम हमारा पर्पस है। अगर विजिट लेटर है तो आज की प्रॉब्लम हमारा, आज की विजिट हमारी प्रॉब्लम है और वही पर्पस है, इसलिए हम बड़े डॉक्टर के पास भेजते हैं। और डिस्चार्ज की बात करें तो प्लान को फॉलो करना है, क्योंकि पेशेंट ठीक हो गया है इसीलिए तो वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो लेकिन उस प्लान को फॉलो करने के लिए जो नेक्स्ट बंदा होगा, यानी कि कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर, उसको बताएंगे कि इसको फॉलो अप केयर देनी है पर्पस में। यानी इसके पर्पस में कैसे वर्ड आएंगे, इसके पर्पस में वर्ड आएंगे फॉलो अप केयर, जैसे मेजरली मतलब 90% ये चांस है। और अगर टुडे विजिट की प्रॉब्लम की बात करूं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होगी बड़े डॉक्टर की। तो ये फर्क है इन दो तरीके के लेटर्स में। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, इससे आपको ओईटी समझ आ जाएगा कि बस ये है दो लेटर्स, दो तरीके के लेटर्स। तो फर्स्ट में पर्पस, सेकंड में अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमें लेटर लिखना है। अब मान लो टुडे की प्रॉब्लम जो भी है, तो हम सर अगर सर टुडे की प्रॉब्लम ही बता दी फिर तो लेटर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि अनइम्पोर्टेंट डाटा नहीं लिखना। तो अगर टुडे की प्रॉब्लम बता दी वही तो इम्पोर्टेंट है, तो बाकी विजिट्स की क्या जरूरत है। बाकी विजिट्स की जरूरत होती है जब मैं बड़े डॉक्टर के पास रेफर करता हूँ, तो मैं बताता हूँ सर मैं इसको पैरासीटामोल दे चुका हूँ फर्स्ट विजिट में, ये ठीक ही नहीं हुआ। तो डॉक्टर आज उसको दोबारा पैरासीटामोल नहीं देगा ना, तो वो टाइम बचेगा। फिर वो डॉक्टर कहेगा तुमने इसको रेस्ट दिया, मैं कहूंगा सर मैंने सेकंड विजिट में इसको रेस्ट करने को भी बोला तब भी ठीक नहीं हुआ। फिर डॉक्टर कहेगा अच्छा तुमने इसको एंटीबायोटिक दी, सर मेरे को ना थर्ड टाइम में लगा कि इसको इन्फेक्शन है, मैंने थर्ड टाइम में इसको एंटीबायोटिक भी दे दी तब भी ठीक नहीं हो रहा। तभी तो आज के दिन ये सस्पेक्टेड है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसको क्या प्रॉब्लम है, और आप जैसा बड़ा डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। तो मतलब मुझे ही पुरानी विजिट्स के बारे में बताना पड़ता है कि सर मैंने ये किया था पर वो ठीक नहीं हुआ। सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबको समझ आया? यस सर। हाँ सर जी प्लीज। अगर बहुत सारे विजिट दिए हो, 3-4, तो हमें उसको कैसे प्रिसाइज करके लिखना है? अगेन मैम मैंने वैसे आई एम रियली सॉरी आई एम टॉकिंग इन बिटवीन, पर कोई बात नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है मैं बाद में कहूंगा। पर मैम अपने नाम लिखोगे ना मेरे लिए इजी होगा मतलब बताना आपको। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स मैं आपको बता देता हूँ कि मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अमन। आमन मैम ऑफ कोर्स आप मतलब ये तो मुझे याद है यू जस्ट टुक एडमिशन लाइक अ वीक बैक और 1.5 वीक बैक, सो आई रिमेम्बर दैट। सो अमन मैम मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपका नंबर लास्ट में 7 6 है ना? ठीक है रोना अमन मैम? यस सर। हाँ है ना, जी, हाँ जी। थोड़ा-सा याद याद रखता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो अमन मैम मैं ये कह रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता रहा था कि देखो, अब मान लो मैं साइकियाट्रिस्ट को लेटर लिख रहा हूँ, कुछ डाटा है जो रिपीट हो रहा है। अब प्लीज़ अपने मैंने यही कहा कि उसको एक वर्बल यानी कि जैसे बात कर रहे हैं वर्बल फॉर्मल कन्वर्सेशन समझो। अब वर्बल फॉर्मल कन्वर्सेशन का मतलब क्या है कि मैंने कहा सर को सर पहली विज़िट में आया था इसको ना मतलब डिल्यूज़न्स हो रहे थे। सर सेकंड विजिट में आया तब भी उसे डिल्यूजन, और थर्ड विजिट में आया उसे डिल्यूजन। वो कहेगा भाई तुम बार बार एक ही बात बता रहे हो, इसको एक ही बार लिख दो। और सेकंड विजिट में ऐसे लिख दो ही हैड सेम प्रॉब्लम्स एज इन द फर्स्ट विजिट। थर्ड विजिट में भी ऐसे बता दो कि द सेम प्रॉब्लम्स गोट वर्स। क्या आप उन प्रॉब्लम्स को बार बार थोड़ी लिखोगे डिल्यूजन डिल्यूजन, तो आप लिखोगे वो प्रॉब्लम वर्स। यानी कि जैसे आप कहानी सुनाते हो वैसे उस डाटा को छोटा करोगे। पहली बार सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं तो उन सिम्टम्स को लिखो जितने इंपॉर्टेंट लगते हैं। फिर सेकंड विजिट में लिखो कि ही स्टिल हैड सेम प्रॉब्लम्स बट इट गोट वर्स, यानी प्रॉब्लम वर्स होगी। ऑल्सो इन एडिशन ही ऑल्सो हैड दिस एंड दिस प्रॉब्लम, ये भी लिख सकते हो। एडिशन में उसके कुछ सिम्टम्स बढ़ गए तो उसको लिखो इन एडिशन एट दैट टाइम, यानी कि उस टाइम पे उसके और सिम्टम्स जो बाकी सिम्टम्स हैं वो भी लिख दो। सो दैट विल मेक सेंस। तो कहने का मतलब मैम वही लिखना है जो इम्पोर्टेंट लगे, ये आपको चुनना है क्या इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर आप डॉक्टर को कहानी सुनाते हो तो आप अपने तरीके से सुनाते हो, मैं अपने तरीके से सुनाता हूँ। मैं पेशेंट की टू द पॉइंट बताता हूँ और ओईटी ये कह रहा है टू द पॉइंट बताओ। तो यानी आप ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो तो भी एग्जामिनर को उलझा रहे हो, तो आपको उलझाना नहीं है।
कहने का मतलब अमन मैम यही है कि जो इंपॉर्टेंट लगे वो आपको चुनना है। अगर आपको लगे कि आप साइकियाट्रिस्ट को बिना बात के प्रॉब्लम्स बता रहे हो, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है साइकियाट्रिस्ट के पास, वो सॉल्यूशन तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास है, तो आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो और ओईटी के हिसाब से आप डाटा गलत सिलेक्ट कर रहे हो। तो मतलब डाटा सिलेक्शन का मतलब ही यही है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, जो बेस्ट आपको लगेगा। अगेन ओईटी का सबसे बड़ा रूल, जो मुश्किल है, ज्यादा ही मुश्किल है, उसे छोड़ दो, और जो लाइन बहुत लंबी है उसे तोड़ दो, यानी कि ब्रेक इट इनटू पीसेस एंड मेक अ सिंपल लाइन आउट ऑफ इट। अगर डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डाटा बहुत कॉम्प्लेक्स है और इंपॉर्टेंट भी नहीं लग रहा तो छोड़ दो, लेकिन गलत मत लिखो। ओईटी का सिंपल सा गलत मत लिखो। अगर आपने गलती से फीवर मिस कर दिया कोई और डिजीजेज में, तो एग्जामिनर को याद भी नहीं रहेगा कि आपने ये वाला मेजर सिम्टम मिस कर दिया। लेकिन अगर आपने उस लाइन को गलत लिखा तो उसको दिखेगा ये गलत लिखा है, उसके मार्क्स वो पक्का काटेगा। लेकिन अगर चुपचाप एक चीज गायब हो जाएगी, उसको कभी नहीं पता लगेगा। सो आपको इस बात को समझना है। अमन मैम, डिड आई आंसर यू? Yes, sir, I got it. है ना कि धन्यवाद। आपको अमन मैम, वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। सो वी आर द वंस हु नीड टू टेल द एग्जामिनर कि हमें खुश करना है उसको। ए ग्रेड का मतलब पता है क्या होता है अमन मैम? कि हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, यही ओईटी की खास बात है। अगेन, ये वो नहीं है कि मुश्किल करना है, ये वो है कि आपने सामने वाले को कितने आसानी से बताया और उसको क्या बताया। जितने अच्छे से आप उसको समझाओगे, उसी को तो डाटा सिलेक्शन कह रहे हैं, उसी से तो पॉइंट्स बढ़ेंगे। और अगर ग्रामर अच्छी होगी तो आपको ए भी देगा, वही जो हमने अभी बात की थी। अगेन, नोट टू शो ऑफ, बट अगेन द सेम पॉइंट दैट आई वांट टू से कि ये कैसे आया होगा, इस ये कैसे बना होगा, ये ए इसीलिए बना होगा ये, क्योंकि एक तो छोटे छोटे 5-6 पैराग्राफ्स बनाए गए, यानी एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत नहीं आई। और 5-6 पैराग्राफ्स बनाने के बाद भी मैम ने क्या किया होगा, मैम की ग्रामर बहुत एक्सीलेंट होगी। तो कहने का मतलब ये दो चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं ओईटी में बेटर टेस्ट लेने को और बेटर ग्रेड्स लेने को। यानी कि जितना आसान आप लिखोगे, जितना इजी आप करोगे, उतना बेटर होगा मैम। दैट इज व्हाट इज द पॉइंट। और पूछिए, Okay. मोनिका मैम कुछ पूछ रहे थे। सॉरी सर, एक्चुअली सर जैसे हम बाय चांस हमें लिखना पड़ता है कि ही इज अ स्मोकर, ही इज आल्सो डूइंग दिस, ही इज डूइंग दिस, तो उस चीज को हमें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस यूज करके लिखना है ना, कि मतलब मोनिका ऐसे मैम, लिखे। दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम विद एनी इंस्टीट्यूट अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ये चीजें मतलब आपको कंफ्यूज करती हैं। आई एम सॉरी, मतलब आई एम नॉट सेइंग नेगेटिवली, प्लीज इस नो बात नो को नो। सभी समझना अच्छे से। कितना आसान है ओईटी को समझना कि आप कहो कि अपनी भाषा में कह रहे थे सर मैंने ये दी, उसके बावजूद भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ, यानी कि इवन आफ्टर गिविंग दिस ट्रीटमेंट yet या still the patient has not improved। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, although the treatment was given yet there was no improvement in patient's condition। कहने का मतलब मोनिका मैम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस जबरदस्ती नहीं बनाए जाते, वो बन जाते हैं क्योंकि हम अपनी भाषा में भी ऐसे ही बात करते हैं। सर मैंने ये दिया फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर भी का मतलब इट वाज गिवन स्टिल ही डिड नॉट, स्टिल वी डिड नॉट फाइंड एनी इंप्रूवमेंट। समझ रहे हो कि इट इज नॉट, ये कंपल्शन से नहीं बनते, ये अपने आप बनते हैं। जब आप कहते हो हमने ये वाली ट्रीटमेंट दी, इस कारण से ये इंप्रूवमेंट हुई एंड एज अ रिजल्ट देयर वाज दिस इंप्रूवमेंट। जब हम कहते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम थी और इसके साथ साथ पेशेंट वाज हैविंग फीवर एंड अलोंग विद दैट, उसके साथ साथ फीवर एज वेल एज नोजिया वोमिटिंग, दोनों ठीक है, एज वेल एज लिख दिया तो भी ठीक है, एंड अलोंग विद दैट लिख दिया और प्रेजेंट में लिख रहे हो तो पेशेंट इज हैविंग फीवर and along with this he is also having nausea and vomiting। patient is having fever as well as nausea and vomiting। patient is having fever, nausea and vomiting, सिंपल भी बना सकते हो। अगर उसके साथ दो चीजें हो रहा है, पेशेंट इज हैविंग फीवर, नोजिया एंड वोमिटिंग अलोंग विद रीगर्स एंड चिल्स, ये तो मैं पंजाबी में भी और हिंदी में भी ऐसे ही बोलता, पेशेंट नो फीवर है, नोजिया है और वोमिटिंग है और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ है। so that means that makes it precise that we don't have to give extra effort to make any complex or compound sentences। और उसके चक्कर में गलती करना गलत है। ये टीचर्स आपको कभी कभी, हो सकता है टीचर भी आपको मोटिवेट करे ये पढ़ाने के लिए, बट अगेन आई विल मेक इट मोर सिंपल फॉर यू। that is why we produce maximum results, it is not out of compulsion or anything, it is not
कंपल्सरी, इट इज समथिंग दैट कम ऑब्वियसली, और जितना फ्लुएंटली आएगा उतनी आपकी इंग्लिश आसान होगी, उतना आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा, मेरे को छोटा सा व्हाट्सएप डालो, सर टेल मी द मीनिंग, इसको इंग्लिश में क्या लिखना चाहिए, वो लाइन लिख के भेज दो मेरे को पूरी, मैं आपको पूरी लाइन लिख के भेज दूंगा, और आपकी परमानेंटली आपको लाइफ में ओईटी के अलावा भी कभी लिखना पड़े, क्योंकि एट लास्ट तो आपको रजिस्टर्ड नर्स ही बनना है, तो आपको वहां पे जाके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, वहां पे जाके आपको स्पीकिंग में भी चाहिए होगा, तो आपको हमेशा के लिए वो वर्ड खत्म हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम, और हमेशा के लिए इंग्लिश में वो वर्ड आ जाएगा। तो प्लीज आस्क, अगर आपको कुछ भी बनाने में दिक्कत आ रही है, बट डू नॉट चेंज योर सेल्फ। जैसे आप डॉक्टर को अपने बेस्ट वे में सिखाते कि मैं आपके पास इसलिए रेफर कर रहा हूँ, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ अटेम्प्टिंग ओईटी in the exam as well, that to make it the simplest you can for the examiner to be understood in the best possible way. Did I answer you, Monica ma'am? Thank you, sir. Yes, कि sir. डोंट गेट कंफ्यूज विद एनीथिंग, यही तो ट्रिक है, मतलब इसी चीज पे आई एम सॉरी, मतलब मैं मेरे को कहना नहीं चाहिए, बस मैं पॉजिटिव वे में बोलता हूँ उसको, इसी चीज पे डॉक्टर बीकेएम आपसे प्ले अप नहीं करता, आपको कंफ्यूज नहीं करता कि भाई ऐसे करो वैसे करो, जो आपको जैसे आप मेडिकली आप उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं वैसे लिखो। अगर आप साइकेट्रिस्ट को लिख रहे हो तो एक आधी मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हो, पर अगर आप रिस्क ले रहे हो और आपको श्योर नहीं है वो टर्मिनोलॉजी और आप रिस्क ले रहे हो अपनी तरफ से, दैट इज बैड। क्या जरूरत थी, बी तो लेना था, बी तो वैसे भी आ जाता, तो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डाला और ऊपर से गलत कर दिया, गलत तो गलत है, गलत का तो मार्क्स कटेगा ही कटेगा, अगर आप सिंपल ले लेते तो आपका मार्क्स नहीं कटता। सो दिस इज हाउ you should deal with OET. It is very simple, you don't have to make anything complex, neither grammar nor anything else, it's just very simple, you don't have to play up with any। फर्स्ट में पर्पस, सेकंड में सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री, थर्ड में आपने हॉस्पिटल में क्या क्या किया। अब मान लो आप सोशल वर्कर को बता रहे हो अगेन कि मैंने तो हॉस्पिटल में यार इसको थेरेपी दी, फिर मैंने इसको फिजियोथेरेपी, उसको वो कहेगा मेरे को नहीं समझ आ रहा सर, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन को छोटा करो, मेरे को डिस्चार्ज प्लान बताओ, मेन बात कि आप मेरे से क्या चाहते हो, यही तो समझना है। इस लेटर में डिस्चार्ज प्लान बड़ा बनेगा, और जब ओईटी का लेटर जिसे आप मुश्किल कहोगे उसमें जान के हॉस्पिटलाइजेशन का ज्यादा दिया होगा, और आपको अजीब अजीब वर्ड देख के लगेगा अरे यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, लेकिन आपको ये समझना है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना बिल्कुल भी, because it is not required, because social worker doesn't know about the treatments and plans, so it will not be required at all, so you have to understand this thing। do you understand कि आपको सोशल वर्कर के केस में ऑब्वियस हो गया, मैं सोशल वर्कर को जब नहीं बता सकता तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन छोटा हो गया, डिस्चार्ज प्लान बड़ा हो गया, सो दिस इज हाउ इट गोज। डिड यू गेट इट मोनिका मैम, डिड आई आंसर यू? Yes, sir. Absolutely. Thank you. है ना, बिल्कुल भी किसी ना साथ वाले को कंफ्यूज करना है ना खुद होना है, ये अगर ओईटी को मतलब बिल्कुल भी नहीं, ओईटी को मतलब ऐसे समझना है और अपने मन में भी यही समझना है और दूसरे को भी यही समझाना है, यार ये तो इजीएस्ट टेस्ट है, इसमें मतलब पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है, डोंट डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी इजी। जो लोग कॉम्प्लेक्स करते हैं वही फिसलते हैं, जो जितना सिंपल लिखते हैं उतना ज्यादा मार्क्स आते हैं। एनी अदर थिंग, कोई और क्वेश्चन प्लीज, किसी के भी कैसा भी क्वेश्चन, आई एम रेडी टू आंसर, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं प्लीज। ऑल गुड? नो सर। क्या कर रहे हैं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच देन गाइज, मतलब यही मेरे को राइटिंग के बारे में बताना था कि फर्स्ट में पर्पस, और एक प्लीज विजिट वाले लेटर में जो आज की प्रॉब्लम है वो रिपीट होएगी, फर्स्ट पैराग्राफ में आप बताओगे बिना साइंस और सिम्टम्स के, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस पेशेंट हु हैज बीन डायग्नोज्ड या हु हैज बीन सस्पेक्टेड विद दिस प्रॉब्लम। लास्ट में टुडे के बाद, लास्ट में जब टुडे वाला पैराग्राफ बनाओगे, टुडे he is having fever, rigor, chills, whatever the problems are, so he is suspected with, ये रिपीट हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में भी पर्पस रिपीट हो रहा है और सेकंड और लास्ट पैराग्राफ में भी विजिट वाले लेटर में, बाकी कुछ भी रिपीट नहीं होता कहीं पे भी। अगर आपको जैसे एक क्वेश्चन अमनदीप मैम ने बड़ा अच्छा पूछा था कि फर्स्ट पैराग्राफ में, अमनदीप मैम अगर फर्स्ट में हमने लिखा आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस पेशेंट हु वाज डायग्नोज्ड, हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल विद दिस प्रॉब्लम, देन ही वाज डायग्नोज्ड विद दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे फर्स्ट शुरू के साइन और सिम्टम नहीं आए, लेकिन जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ लिखोगे सोशल हिस्ट्री का, फिर आप लिखोगे ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बेटर वर्ड लिख सकते हो ऑन द डे ऑफ एडमिशन ही वॉज हैविंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम, आप ऐसा लिख सकते हो
तब वहां पे साइन और सिम्टम आ जाएंगे। ऑन द डे ऑफ एडमिशन ही वाज हैविंग दिस, सो दिस एंड दिस ट्रीटमेंट वाज गिवन। वहां पे वो डायग्नोसिस को रिपीट करना है, रिपीट कर सकते हो, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगेन इट इज ऑल अप टू यू, जैसा भी, लेकिन अगेन ज्यादा रिपीट नहीं करना। और अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ, छोटी छोटी गलतियां क्या होती हैं ओईटी में। मान लो मैं फर्स्ट पैराग्राफ लिख रहा हूँ, मैंने लिखा आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस पेशेंट, फर्स्ट लाइन में हु वाज डायग्नोज्ड विद दिस प्रॉब्लम, डायग्नोज्ड विद दिस प्रॉब्लम, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन एंड ही इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। अब यहाँ पे गलती क्या हुई, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट दे दी है और उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं तबीयत ठीक हुई या अच्छी। तो ये आपने इमेज मिस कर दी। यानी कहने का मतलब ये कोई रूल नहीं है, ये कोई ओईटी पैटर्न नहीं है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं किसी को पेशेंट रेफर कर रहा हूँ तो मैं बताऊंगा हु वाज डायग्नोज्ड विद दिस, आफ्टर ट्रीटमेंट हिज कंडीशन हैज इंप्रूव्ड, ये बताऊंगा उसको कंडीशन ठीक हो गई है, सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। अब मेरी इमेजेस कंप्लीट है, आया था, ट्रीटमेंट दी थी, कंडीशन बेटर हो गया, इसलिए डिस्चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन डिस्चार्ज के बाद भी, हाउएवर, डिस्चार्ज के बाद भी कंटिन्यू करनी है फॉलो अप केयर, हाउएवर इवन आफ्टर डिस्चार्ज, या फिर हाउएवर रहने ही दूंगा, हाँ लिख भी देता हूँ हाउएवर इवन आफ्टर डिस्चार्ज, आप डिस्चार्ज होने के बावजूद भी ही नीड्स दिस एंड दिस थिंग टू ब्रिंग फर्दर इंप्रूवमेंट इन हिज कंडीशन, तो इसलिए आपके पास भेज रहे हैं। तो मतलब आपको उस चीज को कंप्लीट करना है, कंप्लीशन ऑफ अ थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे अब मैंने कहा डाटा सिलेक्शन में स्मोकर वाली बात, अगर आपने कहा, देखो मैं आप मान लो आप सोशल वर्कर हो, मैं आपको बताऊं सेकंड, आपको कहानी सुनाते सुनाते कहूँ यार मैं तेरे पास इसलिए भेज रहा हूँ, अब मैं तेरे को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसकी सोशल हिस्ट्री में ना यार ये वर्कर है और स्मोकर है और ड्रिंक भी करता है, और लास्ट में आके डिस्चार्ज प्लान में मैं आपको स्मोकिंग के बारे में और अल्कोहलिज्म के बारे में बताऊं ना, तो आप मेरे को पूछोगे नहीं यार तूने स्मोकर और उसके बारे में तो बताया नहीं। मैं कहूंगा यार डिस्चार्ज प्लान में दिया ही नहीं था। वो आप कहोगे यार डिस्चार्ज प्लान में नहीं दिया तो तूने मेरे को क्यों फंसाया, तो सेकंड पैराग्राफ में भी ना बोलता। अब तूने वो लाइन ओपन छोड़ दी, तो उसे क्लोज करना जरूरी था कि स्मोकर है तो मुझे क्या करना है, स्मोकर है क्या मुझे उसकी स्मोकिंग छुड़वानी है या नहीं। तो कहेगा यार डॉक्टर ने ये तो बताया नहीं। कहता फिर तू मेरे को ये भी ना बताता ना कि वो स्मोकर है, जब तेरे को डॉक्टर ने बताया ही नहीं। तो यानी कि सारा डाटा सिलेक्शन डिस्चार्ज प्लान पे डिपेंड करता है। तो डिस्चार्ज प्लान में अगर कोई चीज नहीं दी, आप उसे इंक्लूड कर ही नहीं सकते। उसको ना स्मोकिंग में इंक्लूड करो, ना ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में, ना सोशल वर्कर में, ना सोशल हिस्ट्री में, कहीं पे ही मत लिखो, उस पॉइंट को ही मत लिखो, वो सारा ऊपर से लेकर नीचे तक गायब हो जाता है। तभी ओईटी का डाटा बैलेंस होता है। जब लेटर बहुत बड़ा है तो आपको कम करना ही है। जैसे मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया, सोशल वर्कर, कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर, ये मेडिकल प्रोफेशनल नहीं होते। आपने उसकी ट्रीटमेंट सारी लिख दी, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में हमने ये भी दिया, फिर ये दिया, फिर उसको O2 प्रोवाइड की, वेंटिलेशन किया। वो कहेगा सर आई डू नॉट नो एनीथिंग, आई डोंट हैव एनी आइडिया आपने मुझे क्या बोला, आपका पेपर 0। इट्स सिंपल। इज इट ओके? सबको समझ आया प्लीज? यस सर। यस सर। अंजलि मैम थोड़ा सा आइडिया लगा? क्योंकि मेरे को अंजलि मैम से सबसे ज्यादा इसलिए पता लगेगा क्योंकि वो सबसे नए हैं, तो अगर उनको कुछ समझ आया तो मतलब सबको समझ आया। अंजलि मैम अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ समझ आया। आया? फर्स्ट में हाँ पर्पस, जी। सेकंड में सोशल हिस्ट्री या मेडिकल हिस्ट्री अपनी मर्जी से डिस्चार्ज प्लान के हिसाब से, थर्ड पैराग्राफ में आपने हॉस्पिटल में क्या क्या ओके। किया, और लास्ट में अब जिसको लेटर लिख रहे हैं उसको बताना है कि तुझे क्या क्या करना है। तो जब सामने वाले को डिस्चार्ज प्लान में बताना है तुझे क्या क्या करना है, तो आपको ये कहना पड़ता है कि पेशेंट शुड बी गिवन दिस थिंग, पेशेंट नीड्स टू बी गिवन, पेशेंट को ये देना होगा, पेशेंट को वो देना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव पेशेंट। डिस्चार्ज प्लान का भी कोई रट्टा नहीं है, वैसे आपको 5 लाइनें बताई जाएंगी, लेकिन अगेन रट्टा भी नहीं, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। नाउ पेशेंट नीड्स टू बी गिवन दिस एंड दिस थिंग, एंड ऑल्सो फॉर द इम्प्रूवमेंट ही विल बी रिक्वायरिंग दिस एंड दिस थिंग, सो इट शुड बी प्रोवाइडेड टू हिम। इतना सिंपल, मतलब जो आप उसको कह रहे हो कि ये करना चाहिए, उस चीज को आपको बताना है, बस दैट्स इट। इज इट ओके फॉर एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट? सर कल वो वाली लेटर सेंड करेंगे हम जो सोशल वर्कर को जाएगी। कैसे? कम अगेन मैम। जैसे सर हम फॉलो अप केयर के लिए भेजते हैं, हम वो राइटिंग करेंगे जिसमें हम सोशल वर्कर को लेटर लिखेंगे। बेटे देखा अगेन अमन मैम, हम ये डिसाइड कर नहीं सकते
ये तो लेटर आएगा कि सोशल वर्कर को लिखना है या कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर को। मैंने बताया ना, अगर आपका फैमिली डॉक्टर है तो वो भी फॉलो केयर प्रोवाइड कर हाँ, सकता है। वही वाली लेटर हमें भेज, हाँ जी, वही लेटर आप हमें भेज देना ना, yes sir, मेरी बात। मैं आपको भेज दूं। नहीं सर, जैसे आप यहाँ पे हमें होमवर्क भेजते हो ना हम्म इंस्टीट्यूट में, हम्म तो आप कल वो वाली लेटर भेज देना जो सोशल वर्कर को हमने लिखनी है, सो दैट बेटा, हमें लिखने में क्लियर हो जाएगा। और वहां पे सोशल वर्कर की आई नहीं तो हम आपको बाकी लेटर्स भी सर अब फिर करवाएंगे ना, तो हम अमन जी। प्रैक्टिस तो कर लेंगे ना। हाँ तो ये तो पक्का है मैम, 2 मंथ के कोर्स में एक बार लेटर जरूर आएगा। ऐसे एक क्यों, ऐसे 4-5 लेटर आएंगे। लेकिन यही कल वाला कहना चाह रही हूँ, मेरी भावना यही है सर। मैं आपको अमनदीप मैम यही बताना चाह रहा हूँ कि लेटर सीक्वेंस से ही चलेगी, हमारे कहने से नहीं चलेगी। कि लेटर्स उस हिसाब से चलती हैं जिस हिसाब से आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा जो कल की लेटर है वो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। वो कुछ कोई और लेटर है, क्या पता वैसा लेटर आए पेपर में, तो वो सीक्वेंस में ही चलेगा। आप जल्दी मत करो, आपको हर तरीके के लेटर मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन एंड एनी अदर डाउट ऑफ एनीवन प्लीज। आपको हर तरीके के लेटर मिलेंगे, आपको फैमिली डॉक्टर के लेटर मिलेंगे, आपको फैमिली एज्ड केयर असेसमेंट टीम के लेटर मिलेंगे, ऐसे लेटर मिलेंगे जो सेम नर्सिंग होम से आया है, सेम नर्सिंग होम में जाएगा। आपको विक्टोरिया ऑस्टियोपोरोसिस जैसे लेटर मिलेंगे जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में स्पेशली लिखना होगा। आपको हर तरीके के लेटर मिलेंगे, इन 2 महीने में आपको सब कुछ करने को मिलेगा, डोंट वरी। एनी अदर क्वेश्चन ऑफ एनीवन प्लीज। Sir, on admission, yes. प्लीज मैम। Sir, on admission and during hospitalization same है और अलग-अलग है बात? मैम थोड़ा सा फर्क है, वही देखो, अगेन देर इज नथिंग जो आपको ठीक लगेगा। अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन, मैम व्हाट्स योर नेम? रमनप्रीत। रमन मैम, जो आपको ठीक लगेगा प्लीज ये समझो। अगर आप ऑन द एडमिशन का मतलब, एट द टाइम ऑफ एडमिशन का मतलब आप एडमिशन के टाइम की बातें कर रहे हो, तब आप सेकंड डे वाला हॉस्पिटलाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं लिख सकते। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में आप फर्स्ट और सेकंड डे को मिक्स भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं किसी को डिस्चार्ज के बाद का प्लान बना रहा हूँ, तो मैं कहूंगा कि ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन उसको ये प्रॉब्लम थी, यानी मैंने पहले दिन का भी इकट्ठा कर दिया, दूसरे दिन का भी, तो मेरा डाटा छोटा हो गया, मेरे को कंप्रेस करना था। लेकिन अगर किसी को स्पेसिफिकली मेरे को किसी को बताना पड़ रहा है सर एडमिशन के टाइम में, तो आप पूछो मत, इसकी हालत बहुत बुरी थी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हिज कंडीशन वाज रियली क्रिटिकल, सो एट दैट टाइम इमीडिएट O2 वाज गिवन, मतलब ऑक्सीजन वाज गिवन। सो मतलब कहने का मतलब, अगर मुझे ऐसा कुछ बताना है तो ठीक है, अगर मुझे ऐसा कुछ नहीं बताना तो मैं लिखूंगा ड्यूरिंग, उसको छोटा कर दूंगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन का मतलब मैं उस मोमेंट की बात कर रहा हूँ, और यानी ये मेरा लेटर, मैं इस हिसाब से लेटर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ कि लंबा हो। समझे मैम? रमन मैम, आपको आंसर मिला आपकी बात का? कि Yes. दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क ये है कि हॉस्पिटल में आप कंप्रेस कर सकते हो सारा डाटा इकट्ठा, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे सब मिक्स कर सकते हो। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन का मतलब आप सिर्फ उस मोमेंट की बात कर सकते हो कि उस मोमेंट पे पेशेंट क्रिटिकल था, कोमा में था। ऐसी जगह पे आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन यूज करना फायदे में रहता है। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन ऑफ एनीवन? और मैम प्लीज Yes. अगेन, रमन मैम अगर हो सके तो प्लीज नेम चेंज करना, मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहता है ट्रेस करना। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका नाम नहीं ले पाता ना तो एड्रेस अच्छे से नहीं हो पाता, रेस्ट इज अप टू यू। ओके सर। सर यस पवन मैम। सर जैसे सेकंड पैराग्राफ में सिर्फ सोशल हिस्ट्री मेंशन करनी है, जैसे विजिट वाला लेटर है उसमें थोड़ी सी हमें सोशल हिस्ट्री भी लिखनी है और साथ में लाइक फर्स्ट विजिट भी लिखना है, पवन तो हम देखा, दोनों एक साथ सेकंड पैराग्राफ में लिख हाँ सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं पवन मैम। सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? अगेन ये भी हमें जबरदस्ती नहीं करनी। देखो, जब पेशेंट पहली बार फर्स्ट विजिट, आप ध्यान से समझना इस बात को, मतलब ये भी हमें जबरदस्ती की जाती है। फर्स्ट विजिट में जब पेशेंट पहली बार आता है ना, तब वो अपनी हिस्ट्री बताता है। उससे पहले कैसे बताएगा जब विजिट ही पहली बार है? उससे पहले तो हिस्ट्री बता ही नहीं सकता। तो हमें एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए? ऑन फर्स्ट विजिट द पेशेंट रिपोर्टेड, उसने बताया, रिपोर्टेड that he was a known case of diabetes।
ये पेशेंट ने बताया हमें। हमने डायग्नोसिस तो किया ही नहीं, हम इसको इज लिखना चाहते हैं, लेकिन वैसे ग्रामर के हिसाब से वॉज होना चाहिए, पर अगर आप गलती से इज भी लिखते हो तो कोई बात नहीं, आपको इससे बात ज्यादा समझ आएगी। ऑन फर्स्ट विजिट द पेशेंट रिपोर्टेड दैट ही इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज एंड ऑल्सो इज हाइपरटेंसिव। कहने का मतलब मैम कि फर्स्ट विजिट में बताया, अब देखो ये रिपोर्ट किया, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, ऑल्सो he told also he told that he was having fever या he had simple he had fever या also he complained of such, हम normally complained word use करते हैं ना, फिर क्यों दिक्कत लें। also he complained of fever, nausea and vomiting। ये देखो दोनों हिस्ट्री ऐसे एक्चुअल में ऐसा होता है मैम, जब जिसको 400 से ऊपर मार्क्स लेके जाने हैं, उसको ये वो ऐसे लिखता है, ऑन फर्स्ट विजिट द पेशेंट रिपोर्टेड, ये हिस्ट्री कवर हुई। ऑल्सो ही कंप्लेन्ड ऑफ फीवर, इसके साथ साथ उसने ये भी किया, ऑल्सो की जगह आप चाहे अलोंग विद दैट लगा दो, देखो तब भी जज जाएगा। अलोंग विद दैट ही कंप्लेन्ड ऑफ फीवर। कहने का मतलब अगेन ये बेस्ट तरीका है मैम, और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था पवन मैम, ऐसा लगा सीधा न्यूजीलैंड से आया है कि मतलब क्वेश्चन वाकई ही अच्छा था कि आपको फर्स्ट विजिट से पहले इस विजिट्स में कभी सोशल हिस्ट्री को अलग लिखना ही नहीं चाहिए एक्चुअल में, पर हम लिख देते हैं, हम इतना माइंड नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमें हिस्ट्री पहले दी होती है। लेकिन अगर खासकर फर्स्ट विजिट के नीचे दिया है, उसने स्पेसिफाई किया है कि फर्स्ट विजिट के बाद उसने लिखी है ना हिस्ट्री, तो आपको बेस्ट ये लिखना चाहिए, द पेशेंट रिपोर्टेड दैट। सच में आपको इतने एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे ना इस चीज के, जो पवन मैम आपके न्यूजीलैंड के, आपके केस में आप न्यूजीलैंड से हो, आपकी रिक्वायरमेंट 350 की है, तो ऐसे वो 350 की रिक्वायरमेंट पूरी होगी जब हम इतना अच्छा लिखेंगे। अगर उससे अलग दे रखी है Okay, सोशल हिस्ट्री तो हम लिख देंगे पेशेंट इज अ स्मोकर और दिस, लेकिन अगर फर्स्ट विजिट के अंदर मेंशन कर रखा है तो ये बताना चाहिए, ऑन फर्स्ट विजिट द पेशेंट रिपोर्टेड दैट ही इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज एंड इज आल्सो हाइपरटेंसिव, along with that he complained of fever, nausea and vomiting, so this and this treatment was given but there was no improvement, so he came again। फिर ऐसी फ्लो में चलना चाहिए, so he came again after 5 days। मतलब हम कैसे शुरू करते हैं नॉर्मली, हम आपको कैसे सिखाते हैं, आफ्टर 5 डेज। हम आपको इसलिए सिखाते हैं क्योंकि आपको ये पैटर्न लगता है और इजी लगता है समझना, लेकिन अगर मैं फ्लो में लिखूं तो मैं लिखूंगा कि ये ट्रीटमेंट वाज गिवन, हाउएवर, लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा, हाउएवर द पेशेंट केम अगेन, द पेशेंट रीविजिटेड आफ्टर 5 days एंड स्टिल हैड द सेम सिम्टम्स। अब देखो कितना मजा, स्टिल हैड, ये है स्टिल हैड द सेम सिम्टम्स, तब भी सेम सिम्टम्स थे। अगर थोड़ा और अच्छा करना है, अगर दिया हुआ है, जबरदस्ती नहीं, मतलब वहां पे दिया होना चाहिए, रादर रादर सिम्टम्स वर वर्स, उससे भी ज्यादा वर्स थे, पहले से भी ज्यादा, और इसके साथ साथ उसको बाकी सिम्टम भी थे, इन एडिशन ही आल्सो हैड दिस एंड दिस थिंग। दिस इज हाउ इट गोज, दिस इज नेचुरल फ्लो ऑफ इंग्लिश। इसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, अगेन आई एम मेकिंग इट मोर, आई एम जस्ट टॉकिंग इन इमेजेस, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग अगेन कि अगेन दैट इज हाउ शी वुड हैव स्कोर्ड दिस, ए that is how it is possible, otherwise when you write it fluently in the best way possible, that is how it becomes possible। एंड रीडिंग एक ही बात हम करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन कल करेंगे, क्योंकि आज मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को प्लीज एक बार दोबारा 1-1.5 घंटा सुनो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको कभी राइटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी ग्रामर की बात, हम ग्रामर की बात भी करेंगे, लेकिन वो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, वरना बिल्कुल सिंपल है। वैसे मैंने ग्रामर का एक छोटा सा हिंट दे दिया है। जब आप विजिट की बात कर रहे हो, मान लो मैं आज टुडे में खड़ा हूँ, और टुडे में खड़े होके मैं कल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कल ये किया था, पेशेंट के साथ ये हुआ था, तो ये सब कुछ पास्ट है। और आज आज पेशेंट सुबह आया था, यानी आज की विजिट था में भी हो सकती है और है में भी, ये भी कह सकता हूँ अभी अभी पेशेंट आया है, टुडे द पेशेंट हैज कम अगेन। ऐसा भी कह सकता हूँ टुडे द पेशेंट केम इन द मॉर्निंग, सो ही अंडरवेंट एन टेस्ट, नाउ द रिपोर्ट्स हैव कम। अब देखो कितना अच्छा लिखने का तरीका है, जब रिपोर्ट्स आज ही आए, आज ही एक्सरे करवाया, आज ही रिपोर्ट्स, नाउ द रिपोर्ट्स हैव कम in which it has been revealed that he is having fracture, so he is being immediately transferred या referred under your expertise। अगर फ्रैक्चर है तो किसके पास भेजेंगे, फ्रैक्चर है तो किसके पास भेजेंगे अमन मैम, ऑर्थो के पास। ऑर्थोपेडिक। बस यानी ये लेटर 100% ऑर्थोपेडिक का लेटर होगा, ये डाटा ही इस हिसाब से है कि ऑर्थोपेडिक का लेटर होगा, या फिर ऑर्थोपेडिक का रजिस्ट्रार होगा, बड़ा हॉस्पिटल होगा, उसके ऑर्थोपेडिक वार्ड के लिए होगा।
So it is so easy to understand OET that obviously it will come for these things. Do you understand, ma'am? Okay, sir. Yes, Any sir. doubt to anyone? इसके और सच में पवन मैम सबसे इम्पोर्टेंट बात ये इसके अलावा कुछ नहीं है ओईटी कि यही सब कुछ है, इसी में उलझते रहते हैं हम, सुलझते रहते हैं, ग्रामर बदलते रहते हैं। अपनी भाषा में लिखो, अपने तरीके से लिखो। सोशल हिस्ट्री को सेकंड पैराग्राफ में लिखना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो। लास्ट में मान लो उसको कहा है कि उसको क्रिकेट के लिए एनकरेज करो, तो इन द लास्ट लिख दो प्लीज नोट दैट ही शुड बी एनकरेज टू प्ले क्रिकेट एज नॉर्मली ऑल्सो ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। मतलब जरूरी नहीं है आपने सोशल हिस्ट्री में लिखना है, लास्ट में लिख दो। अगर एक आधी बात आप डिफरेंट वे में Okay, कहना sir. चाहते हो तो इट्स ऑल अबाउट यू, बट इट शुड सूट। ऐसा ना हो क्रिकेट की बात आपने की नहीं और इंजरी बीच में उसको क्रिकेट के कारण हुई हो, तो फिर हम गलत हो गए। अगर बीच में कोई क्रिकेट की बात नहीं हुई तो लास्ट में भी लिख सकते हैं कि प्लीज एनकरेज हिम टू प्ले क्रिकेट मोर एज ही इज रियली इंटरेस्टेड इन दिस गेम अदरवाइज ऑल्सो। अब देखो ये लिखने का तरीका और भी बेटर है, एज ही इज इंटरेस्टेड इन दिस गेम अदरवाइज ऑल्सो। सो ये बेस्ट इंग्लिश होगी, ये वो ए ग्रेड की तरफ जाती है। Okay, sir. Thank you, एनी sir. अदर डाउट? ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स, एनी टाइम मैम, प्लीज। और प्लीज मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप भी अपनी अपनी ही लैंग्वेज में लिखो, और अगर आपको कोई भी जरा सा भी डाउट आता है कि लेकिन की इंग्लिश या कुछ भी, सर हम पंजाबी में तो ऐसे बोलते हैं, आप मेरे को भेजो, मैं आपको उसको इंग्लिश का कंप्लीट सेंटेंस बना के दूंगा कि इसको ऐसे लिखो, और आपकी परमानेंट प्रॉब्लम खत्म। जब तक आप पेपर लेने के बाद, ओईटी निकालने के बाद, जब वहाँ रजिस्टर्ड नर्स बनने के बाद काम कर लोगे, हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म। सो आस्क मी, आई बस मेरे को व्हाट्सएप डाल दो, यू विल गेट द आंसर ऑन व्हाट्सएप। एनी अदर थिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क? All good? So No, I'm taking it positively. I hope everybody would have understood. And if you would have any doubt, you can ask me anytime. Of course, we will be having lot more, specific sessions of reading जो हम हमेशा करते हैं। Normally reading, writing to the point करते हैं, जो आज की reading है जो, of course वो चलेंगे, लेकिन आपको एक बार पैटर्न समझ आ जाए दोबारा जिनका पेपर है। लेकिन अगर किसी को कोई भी डाउट है इसके अलावा आप पूछ सकते हो, या किसी को वैसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी भी लेटर और किसी भी चीज के बारे में।